नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। लोकसभा में संविधान संशोधन पर चर्चा, विपक्ष रहा खिलाफ। राज्यसभा में उपसभापति पद पर हरिवंश का नामांकन। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई चांसलर स्टॉकर से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात। गाजियाबाद में 500 झुग्गियों में लगी भीषण आग, एक एक कर फटे सिलेंडर, 6 बच्चों के लापता होने की आशंका। नोएडा उपद्रव मामले में 18 और गिरफ्तार, 70% उद्योगों में फिर काम शुरू, प्रकरण पर सीएम योगी सक्रिय। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, 50 मीटर तक बिखर गए शवों के टुकड़े, पुलिस ने बटोरे, ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। और कानपुर में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, तिलक समारोह से लौटते समय हादसा, 3 की मौत और 1 गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। कार ने महिलाओं को कुचला है, 3 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। एक मासूम बच्चा, महिला घायल बताए जा रहे हैं। बच्चे को मेरठ रेफर किया गया है। एडिशनल एसपी सीओ मौके पर पहुंचे हैं। थाना हाफिजपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई है। एक महिला सहित एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। मासूम को मेरठ रेफर किया गया है। तो एक मासूम बच्चा, महिला घायल हुए हैं। बच्चे को मेरठ रेफर किया गया है। हमारी समस्या यही है कि हम सबकल थाने जाते हैं, चौकी पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। लड़की बात गई है, परेशान है। हम लोग बताते कि उसके माँ बाप को मालूम नहीं, तो बोलते कि उसके माँ बाप पूछा तो क्या करेंगे, तुम्हें मालूम हो तो तुम ही बताओ। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौन सा थाना है? खोपा। थाना आपका कौन सा है? सराय। चंगी का लड़की है। गांव कौन सा है? खोपा हमारा गाँव। ये आज शाम की बात है। बुलंदशहर रोड पे हापुड़ से जाने वाली साइड में एक एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर घटना हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। घटनाक्रम के अनुसार ये डिवाइडर पर थाना हाफिजपुर क्षेत्र का एक गांव है, निकट का ही ब्रजनाथपुर, वहीं की कुछ महिलाएं और उनका परिवार बैठा हुआ था। इस बीच में एक गाड़ी डैटसन वो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें दुर्भाग्यवश इसमें से 3 व्यक्तियों की, 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। जो गाड़ी है, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, पकड़ लिया गया है। गाड़ी का चालक कब्जे में लिया गया है। और जो शेष व्यक्ति जिनके चोट लगी है उनकी चिकित्सा कराई जा रही है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनकी भी चिकित्सा कराई गई, परंतु दुर्भाग्यवश लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से अगली खबर, जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुधवार से लापता था 25 वर्षीय रोहित कुमार। घर से बैल लेकर खेत जोतने गया था मृतक। परिजनों को तलाश के बाद भी नहीं मिला सुराग। गुरुवार शाम आबिद अली के खेत में पाया गया शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी नजर आई। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर विधिक कार्रवाई की पुलिस ने बात कही है। हरगांव थाना क्षेत्र के ककराही गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से हम खबर, जहां मिल्स ऑन व्हीकल रेस्टोरेंट में लगी आग। सिविल लाइन स्थित रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप मच गया है। पड़ोस स्थित योगा सेंटर तक पहुंची आग की लपटें। योगा सेंटर में मौजूद 20 महिलाएं फंसी हैं। एक लड़की का हाथ झुलसा है। लोगों ने सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में साइबर सेल और थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने विजयपुरा तिराहा क्षेत्र से 3 आरोपियों अवधेश कुमार, शनिवेश अवस्थी और कुणाल उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक पर धनी फाइनेंस नाम से विज्ञापन चलाकर लोगों को लोन का झांसा देते थे और QR कोड व म्यूल खातों के जरिए ठगी की रकम हासिल करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, ATM कार्ड, नकदी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। साथ ही ठगी के पैसों में खरीदी गई कार और बाइक भी जब्त की गई है। 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अवधेश कुमार, शनिवेश अवस्थी और कुणाल उपाध्याय, तीनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्तगण फेसबुक पर धनी फाइनेंस नाम से फर्जी विज्ञापन प्रसारित करते थे और लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत होने का झांसा देते थे। साथ ही प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर धनराशि ऑनलाइन प्राप्त करते थे और वो धनराशि म्यूल अकाउंट में लेने के बाद ATM से विड्रॉल करके आपस में ये बांट लेते थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज मानकों पर आधारित एक विशेष क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 2026 को शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले दिन मेंटरशिप सत्र का आयोजन हुआ है। इस सत्र की मुख्य विशेषता केन्या से आए प्रसिद्ध मास्टर ट्रेनर डेनियल महिंद्रा वाहुम की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रतिभागियों को लखनऊ के मलिहाबाद स्थित IRDA FPO फर्म और रहमान खेड़ा के मैंगो पैक हाउस का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें आम और सब्जियों के निर्यात से जुड़ी आधुनिक प्रक्रियाओं जैसे ग्रेडिंग, पैकिंग और प्री कूलिंग का प्रदर्शन दिखाया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और तकनीकी बारीकियों की भी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग का मकसद केवल सैद्धांतिक जानकारी देना नहीं, बल्कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत और व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना है। Please, and if it is some rejection, then it is from this gate. हम उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, अगर इस आधार पे भी जाते हैं तो हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं। ऐसा ना हम उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, अगर इस आधार पे भी जाते हैं तो हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की खुशी में राजधानी लखनऊ में उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रति आभार जताने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्धि की कामना के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा भव्य हवन पूजन एवं महायज्ञ का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में आधी आबादी की जबरदस्त भागीदारी देखी गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मिले इस अधिकार को एक नए युग की शुरुआत बताते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए आहुतियां दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बल्दी राय थाना क्षेत्र के बिघौली गांव में 13वीं कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग में घायल दिलीप कुमार की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत होने की खबर से तनाव बढ़ गया है। गुरुवार को मृतक दिलीप का शव गांव पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, बुलडोजर कार्रवाई और 50 लाख रुपए मुआवजे, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और शस्त्र लाइसेंस देने की मांग उठाते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। हालात को देखते हुए तिहातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नायब तहसीलदार गुलाब सिंह और क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को उनकी मांगे और उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा देकर घंटों की समझाइश करते हुए उन्हें शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार कर लिया। गर्मी बढ़ने के साथ अग्निकांड के मामले बढ़ने लगे हैं। फायर ब्रिगेड ने तैयारियों
को रखते हुए लोगों को जागरूक बनाने के लिए बड़े मॉल में मॉक ड्रिल आयोजित की है। इसमें मॉल में 2 अलग अलग स्थानों पर आग लगने के दृश्य तैयार कर काबू पाते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूर्वाभ्यास कराया गया। ड्रिल के दौरान पैनिक कंट्रोल, रेस्क्यू ऑपरेशन, घायल व बेहोश लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया। साथ ही रोबोट के जरिए आग बुझाने और हाइड्रोलिक फायर सिस्टम की मदद से बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचकर आग बुझाने की तकनीकी का उपयोग किया गया। अधिकारियों के मुताबिक मॉक ड्रिल के माध्यम से दमकल कर्मियों की तैयारी मजबूत होती है। सुरक्षा के लिहाज से कानपुर के सबसे बड़े मॉल जेड स्क्वायर पर फायर की मॉकड्रिल करी जा रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर खड़ी हुई हैं। अगर अचानक मॉल में आग लगती है या आग लगने की उपस्थिति पैदा होती है तो ऐसे में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरीके से यहां आए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और आग से छुटकारा दिला सकते हैं। देखिए, ये जो मॉकड्रिल है इसका मेन उद्देश्य यही है कि अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और गर्मियों में लगातार जो है मौसम खराब होने के कारण जो है तापमान बढ़ता है और तापमान में आग लगती रहती है। तो ऐसे में देखिए जो कानपुर का मॉल है वहाँ पर पूरे प्रशासन पहुँचा है और बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी सर हमारे साथ, उनसे बातचीत। सर, ये जो मॉकड्रिल है इसका क्या उद्देश्य और किस तरीके से कानपुर के मॉल में करी जा रही है? उद्देश्य है कि लोगों को, मॉल के कर्मचारियों को जागरूक किया जाए कि किसी भी अग्नि लगने की स्थिति में, आपदा की स्थिति में किस प्रकार रेस्पॉन्स देना है और जो हमारे अग्निशमन दल के कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, मॉल के कर्मी हैं, इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना है ताकि किसी भी आपातकाल में तत्काल प्रभाव से जान माल की राहत के लिए कार्रवाई की जा सके और लोगों को भी जागरूक करना है। तो इसी उद्देश्य से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए जो मॉकड्रिल है मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं किस तरीके से ये देखिए पानी की बौछार जो है वो यहाँ इस मॉल में करी जा रही है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी स्थिति में यहाँ पर आग लगती है तो उस आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए जो है बाकायदे जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो देखिए ये इस पूरे मॉल पर पानी की बौछार करा रही हैं और इस बौछार से ही यहाँ पर जो अगर आग लगती है तो उस पर काबू पाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस मॉकड्रिल का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनमें जागरूकता है, साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मॉकड्रिल का ये हो रहा है तो यहाँ पर सीएफओ सर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके की ये मॉकड्रिल है और क्या कुछ मैसेज देंगे? सर की अध्यक्षता में पूरे जनपद में आज बहुत सेंसिटिव स्थल को चिन्हित किया गया है, जिसमें सारे उपकरण जो हमारे मॉल मल्टीप्लेक्स के अंदर रहते हैं उसके और जो हमारे लेटेस्ट अत्याधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है और बाहर अभी एक सीन हमने क्रिएट किया, उसमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और AWT से भी हम रेस्क्यू और फायर फाइटिंग करके दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है सभी का सर की अध्यक्षता में। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है और अगर आग की स्थिति हो तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए और साथ ही फायर की जो नई तकनीकी है उसको इस मॉल में लागू किया गया है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्थानीय ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार और स्टार्टअप की बारीकियां बताई गई हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में युवाओं के लिए स्टार्टअप के माध्यम से असीम अवसर सृजित हुए हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहिए। स्टार्टअप ने समाज को उबर, ओला और पेटीएम जैसे वैश्विक ब्रांड खड़े कराए हैं जो हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता व इंडियन बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक अनुराग शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आजकल के युवाओं के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स के माध्यम से जो जनरेट हुई है, इसमें गवर्नमेंट का माने प्रधानमंत्री जी, माने मुख्यमंत्री जी के ये डायरेक्शंस हैं कि युवाओं को जो रोज़गार बनाने वाला बनना चाहिए, ना कि सिर्फ मांगने वाला या प्राप्त करने वाला। तो इससे जो रोज़गार आपको, इससे उनको इनकम में भी उसको फ़ायदा रहता है, साथ साथ वो अन्य लोगों को रोज़गार देते भी हैं। तो एक जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स बनेंगे उतना यहाँ के इकोसिस्टम के लिए, यहाँ के व्यवसाय के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर रहेगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात कस्बे की मक्का मस्जिद नई बस्ती निवासी 28 वर्षीय मंदबुद्धि युवक मोहम्मद अकमल पुत्र मोहम्मद अकरम, जो कल शाम से लापता था, उसका शव आज रामगंगा पोषक नहर वीलना में तैरता हुआ आपको उतराता हुआ मिला है। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां सराय आकिल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां ने जितेंद्र कुमार व रवि पासी पर बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही पुलिस से की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित मां ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बेटी को बरामद कराने की गुहार लगाई है। न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला को देखकर सभी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी समस्या यही है कि हम सरपंच थाने जाते हैं, चौकी पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। लड़की बाप गई है, परेशान है, हम लोग बताते कि उसके माँ बाप को मालूम है, तो बोलते कि उसके माँ बाप पूछा तो क्या करेंगे, तुम्हें मालूम है तो तुम ही बताओ। क्या नाम है आपका? कौन सा थाना है? थाना आपका कौन सा है? गांव कौन सा है? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां रूरा मल्लू गांव में गेहूं की कटाई के दौरान हार्वेस्टर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। किसान रोहित सेंगर के खेत में गेहूं काटते समय हार्वेस्टर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर मौजूद चालक सौरभ परिहार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कमलेश और पप्पू। क्या हुआ है यहाँ? आग लग गई वो गाड़ी से ऊपर लगी थी, वहाँ में काय में लग गई थी आग? गाड़ी से तरह बैठ गई हार्वेस्टर में। क्या हो रहा था खेत में? क्या गेहूँ कट रहे थे। गेहूँ कट रहा तो? हाँ। आग कैसे लग गई? गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से आग लगी। हाँ। गेहूँ जल गया क्या? गेहूँ नहीं जलो, पूरे जला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीबीएसई बोर्ड द्वारा हाई स्कूल के परिणाम घोषित होते ही बुलंदशहर जनपद में मेधावियों की धूम मच गई है। आपको बता दें, शिकारपुर स्थित ओलंपियन शिकारपुर स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल तहसील क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया, बल्कि पूरे जनपद में दूसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। सफल छात्र छात्राओं के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्रों ने अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों के साथ मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद को दिया। I have passed my 10th recently with 99 percentile. अच्छा, जिस तरह से आपके 99% जो मार्क्स आए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? It's all because of my teachers, my parents who cooperate me in hard situation and supported me very well, and even in my downfall. I've gained 97.2% in my 10th standard. Like मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. I'm very grateful that I have scored this much in 10th examinations. अच्छा, जिस तरह से आपके 97% नंबर जो आए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? I want to dedicate this to all my teachers, our director ma'am, she has supported us, the principal sir of our school, all the teachers, and of course my parents. I got 97% in my 10th standard. I am very glad to achieve this score. It's just possible because of my parents, my hard work, teachers, school management, directors ma'am, principal sir. I am very happy. मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड में 95% गॉट किया है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे हार्डवर्क से भी मुझे मिला है, जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप?
मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने स्कूल, अपने मैनेजमेंट, ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सबको देना चाहूँगी। इवन अपने पेरेंट्स को, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। सर मेरा बच्चों के लिए यही है कि आप कंटिन्यू मतलब प्रयास करें, रेगुलर स्टडी करें और अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करें, क्योंकि कोई भी शिक्षा इस दुनिया में, समाज में अपने पेरेंट्स का जो रिगार्ड करते हैं वही एक मतलब शिक्षा काम आती है, अदरवाइज नहीं आती। और उन्हीं की ब्लेसिंग से, टीचर की ब्लेसिंग से जो हमारे संस्कृति में गुरु का दर्जा है, अगर बच्चे उसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये बच्चे पूरी दुनिया में परचम लहराएंगे। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और निरंतर प्रयास करना और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमने एक अपने स्कूल में इन बच्चों के लिए दिया है। खुशी की तो बात है सर, ये 99 एक बहुत छोटा स्कोर नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो शायद एक आधी स्कूल ऐसा होगा जहां 99% या इससे ऊपर की बात रही होगी। इट्स रियली वेरी मैटर ऑफ प्राइड टू अस ऑल दैट आवर स्टूडेंट हैव डन दिस फाइनली। ये टारगेट ऐसा नहीं है कि अचानक हमें मिल गया, बच्चे शुरू से ही मेहनत कर रहे थे एंड दे वर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दैट। वॉट एवर फैसिलिटीज दे डिमांडेड फ्रॉम स्कूल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वी प्रोवाइडेड दैट टू द स्टूडेंट। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां आपको बता दें बिग वेस्ट सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया है। गुफरान संजय 11 ने सवासद 11 सुल्तानपुर को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने टूर्नामेंट में मिशन शक्ति के तहत आयोजित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। साथ ही विजेता टीम सहित रनर टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए क्रिकेटरों को प्रोत्साहित किया गया है। आयोजक मनीष सिंह ने टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में पुलिस व प्रशासन से मिले सहयोग के प्रति आभार जताया है। बदायूं के बिशौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिद्धपुर में भैंस चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 24 मार्च की रात 3 माह की प्रेग्नेंट भैंस चोरी होने के बावजूद पुलिस ने नामजद आरोपी रामगोपाल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला है और आरोपी द्वारा धमकी भी दी जा रही है। मामला एसएसपी दरबार तक पहुंच गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्त और कार्रवाई पर सवाल उठाए। देवरिया में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया है, जहां मामूली कहासुनी हत्या में बदल गई है। आपको बता दें, महुआडीह थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपनी ही चाची पर फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि घटना रामपुर बनहर गांव की है, जहां 2 पट्टीदारों के बीच विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ गई। इसी बीच आरोपी भतीजे ने 40 वर्षीय रबिता देवी पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दिनांक 15/4/2026 की रात्रि में करीब 10:30 बजे जनपद देवरिया के थाना महुआडीह क्षेत्रांतर्गत ग्राम रामपुर बनहर में 2 सगे पट्टीदारों में आपसी कहासुनी में गाली गलौज व मारपीट के दौरान एक 40 वर्षीय महिला रबिता देवी घायल हो गई थी, जिनको चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। फर्रुखाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं की एमएसपी खरीद के लिए सभी किसानों की 100% फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने बताया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसी भी किसान से गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों को फार्मर सहायक ऐप का प्रशिक्षण भी दिया गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सत्यपाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम उधरनपुर अमजद नगर उम्र करीब 40 वर्ष और शीला पत्नी नरेश निवासी ग्राम भिरावटी
शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शीला के राज्यपाल के साथ अवैध संबंध थे। इसी कारण पति नरेश उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। दोनों ने मिलकर नरेश की हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद संबल के थाना दानाई क्षेत्र में कल प्रातः में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी है, वो उसके खेत पे पड़ी है। पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, तो जानकारी हुई कि एक नरेश नामक व्यक्ति है जो कि 40 वर्ष की उम्र के करीब का बताया जा रहा है। वो प्रतिदिन देर रात्रि के बाद घर आता था, लेकिन उस दिन आया नहीं। तो प्रातःकाल में उसकी पत्नी द्वारा अपने जेठ को बताया कि आपके भाई हैं, वो आए नहीं हैं, एक बार खेत पे जाके जरा उनको चेक कर लिया जाए। जब वो गए तो वहाँ मृत अवस्था में पाए गए। वृंदावन के यमुना नदी में बीते शुक्रवार हुए भीषण स्टीमर हादसे में 7वें दिन अंतिम शव की बरामदगी के साथ सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार इस हादसे में अब तक कुल 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। लुधियाना निवासी श्रद्धालु पंकज मल्होत्रा का शव देवराहा बाबा घाट से करीब 1 किलोमीटर दूर यमुना में मिला है। इसके साथ ही सभी लापता लोगों का पता लगाने के बाद राहत अभियान समाप्त कर दिया गया है। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने लगातार 7 दिनों तक यमुना में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया गया। इस दौरान मानिक, मोनिका, यश, ऋषभ और डिम्पी समेत अन्य श्रद्धालुओं के शव भी क्रमशः बरामद किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में किडनी खरीदने, बेचने और अवैध ढंग से ट्रांसप्लांट करने के मामले में अब 25,000 के इनामी ओटी मैनेजर मुदस्सर अली सिद्दीकी उर्फ अली ने सीएमएस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जबकि अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के प्रकरण में पुलिस ने मुदस्सर अली को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगाई थी। आरोपी के वकील मोहित द्विवेदी ने बताया कि मुदस्सर अली का एफआईआर में नाम नहीं था, लेकिन विवेचना में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको कोर्ट में पुलिस कस्टडी में जेल भेजा गया है। थाना रावतपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था किडनी कांड, जिसमें मुदस्सर अली सिद्दीकी 25,000 के इनामी वांछित हैं। इस संबंध में सोमवार को 13 तारीख को माननीय न्यायालय एसीजेएम 6 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था बाबित वंचित आख्या, जिसमें आज की तिथि 16 तारीख नियत करी गई थी। आज 16 तारीख को थाना रावतपुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयु महोदय उपस्थित हुए, जिसमें उन्होंने इस मामले में एक रिपोर्ट दी कि मुदस्सर अली सिद्दीकी इस मामले में वांछित हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जनपद के ग्राम संसारपुर में लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल एरिया का आज जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। यह परियोजना यूपीएसआईसी द्वारा विकसित की जा रही है, जिसे जिले के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना के मानचित्र का अवलोकन किया है और निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट और जानकारी ली है। अगली खबर जालौन से है, जहां प्रदेश के आपको बता दें, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन अभियान के तहत बरामद 680 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। एएसपी ईशान सोनी ने बताया कि न्यायिक आदेश का अनुपालन करने के लिए एडीएम की स्वीकृति लेकर जिले के विभिन्न थाना पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों को राजकीय मेडिकल कॉलेज औरई की इंसुलेटर भट्टी में जलाकर नष्ट कराते हुए विनिष्टीकरण कराया गया है। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज और पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन महोदय के नेतृत्व में आज जनपद जालौन में मादक पदार्थों
का विनिष्टीकरण किया गया। इसमें लगभग 680 किलो विभिन्न मादक पदार्थ जिनकी अंतर्राज्यीय मार्केट में लगभग 4 करोड़ रुपए की मूल्य है, इनका आज विभिन्न थाना क्षेत्रों के मादक पदार्थों का आज यहाँ विनिष्टीकरण किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। थाना मटसेना क्षेत्र के अंतर्गत खंबा नंबर 41 के पास हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक और घायल के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक दृष्टि में हादसा तेज रफ्तार या नींद की झपकी आने के कारण होना प्रतीत हो रहा है। राजीव, क्या घटना हुई है? आप यहाँ हैं? लखनऊ से आ रहे थे, ये एक्सीडेंट हो गया रास्ता में। कहाँ पर हुआ है, कोई जानकारी मिली? नहीं, क्या स्थिति है? कितने लोग? 2 जन इनके चोट, एक तो गुजर गया, बड़ा वो चाचा था उनका। अच्छा जी। और वो है इनके गर्दन में और थोड़ा चोट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर से अहम खबर है, जहां कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बेंडिंग पॉइंट के बाहर खड़ी कारों में लगी है आग। शादी समारोह की आतिशबाजी से कारों में आग की घटना सामने आई है। जानकारी दी जा रही है बारात में शामिल युवक कर रहे थे आतिशबाजी। आग की चपेट में आई पास में खड़ी इनोवा स्विफ्ट कार। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। विकासनगर कोतवाली के जीवनगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निजी स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस की बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस पर कड़ा रुख अपनाने की विनती की है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन को नियम अनुसार फीस निर्धारित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी से आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध को लेकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस तरह के हालात देहरादून में इस वक्त निजी स्कूलों के हैं। आने वाले समय में अभिभावकों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। मैं आज जिलाधिकारी के कार्यालय गया था, जिलाधिकारी से मिलने गया था। उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। मेरे पास देहरादून के कई अभिभावक आए। उन्होंने इस बात को कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है फीस की बेहतहाशा जो है वृद्धि हो रही है, जिससे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति की स्थिति ये तो नहीं है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस वृद्धि का भार वहन कर सके। कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए मैं जिलाधिकारी के पास गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे तो कोई इस प्रदेश के अंदर कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इनको सुव्यवस्थित कर सकें। हम जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ये न्यायालय जाएंगे, न्यायालय जो है फिर जो इस प्रदेश में कानून ना होने की वजह से तदनुसार निर्णय लेगा। लेकिन मैं जिलाधिकारी का कहा कि भाई जिन स्कूलों के बारे में शिकायत है उनके जो है जो स्कूल को संचालित करने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि भाई इस तरह से भी इनता जो है बेताशा जो है फीस वृद्धि ना करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पालिका परिषद कक्षा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद कक्षा से पूछा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में कलेक्टर के टेंडर में 2 लाख की आबादी की तकनीकी बोली की पात्रता का मानदंड क्यों लागू किया गया है, जबकि कक्षा की आबादी 1 लाख से कम है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 23 अप्रैल की तिथि कोर्ट ने नियत की है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां आपको बता दें बल्दिया खान पास स्थित जंगल में लगी आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया है। खड़ी पहाड़ी पर तेजी से फैलती आग की लपटों ने वन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर फायर वॉचर्स के मुताबिक करीब 9:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताई। माना जा रहा है कि तेज हवा की वजह से आग फैलती चली गई। जंगल सूखे होने से आग आसपास के क्षेत्रों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। आग से उठ रहे घने धुएं ने आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ा रखी है। आज ही बल्दिया खान नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग के पास बल्दिया खान के पास चीड़ क्षेत्र में वनाग्नि की घटना सामने आई, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मनोरा की लीडरशिप में 20 सदस्यीय टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तुरंत वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। क्योंकि जो फायर है वो थोड़ा चट्टानी क्षेत्र में थी, तो उसको नियंत्रण करने में कई परेशानियां भी सामने आई, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से, जहां देवघर समाहरणालय में उपायुक्त के निर्देश में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार कार्यपालक दंडाधिकारी ओम प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बिजली बिल माफी, पेंशन, आवास, भू राजस्व, कृषि समेत विभिन्न समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी शिकायतों की जांच कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां सस्ते दाम में सोने के सिक्के बेचने का लालच देकर नगद रुपए और सोना ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने 2.49 करोड़ रुपए नगद व 50 तोला सोने की ठगी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने भरोसा कायम करते हुए नकली पीतल के सिक्के देकर उसे ठगी का शिकार बनाया। गिरफ्तार आरोपियों से 2,30,05,700 रुपए व 678 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आरोपी ने बॉलीवुड सितारों से भी ठगी करने की बात स्वीकार की है। मुख्य आरोपी ने एक गुजराती फिल्म बनाने का दावा भी किया है। ये गिरफ्तारियां IPS विकास कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में की गई हैं। 13 फ़रवरी को फर्स्ट टाइम पर जो कंप्लेनेंट है, जो इस केस के मास्टरमाइंड है, एक्यूज़ प्रभु सोलंकी, उससे मिला। उसके बाद 2 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ये धोखाधड़ी हुई। लगभग बीच का जो समय था वो उसने उसका विश्वास जीतने में लगाया। 1 अप्रैल को इसमें FIR हुई और FIR के बाद हमारी क्राइम ब्रांच है 43, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमने टेक्निकल डाटा से आइडेंटिफाई किया लोगों को और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मी वर्मा ने आज राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ली है। वे संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा सभापति के समक्ष उन्होंने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। लक्ष्मी वर्मा 3 दशक से अधिक का उनका राजनीतिक अनुभव है। वे पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य और रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। रोहतक से अगली खबर है, जहां जनसभा में CM सैनी का माइक बंद हुआ है। इस दौरान DIPRO संजीव सैनी को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। 5 अप्रैल को महम में की गई थी मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा रैली। CM के संबोधन के दौरान अचानक माइक बंद हो गया। माइक चालू करने में असफल साबित हुई टेक्नीशियन टीम। अंत में मुख्यमंत्री को दूसरे माइक से देनी पड़ी थी स्पीच।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कपूरथला से। कपूरथला में किसानों ने गेहूं की खरीद तुरंत शुरू करने और खरीद नियमों को ढील देने की मांग को लेकर 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और आजाद किसान मोर्चा के संयुक्त फैसले के तहत दोपहर 12 से 3 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम कर ट्रेनों का संचालन रोका जाएगा। किसानों का आरोप है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं, जबकि मंडियों में खरीद प्रक्रिया धीमी है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਭਲਾਥ, ਬਰੇਵਾਲ ਮੰਡੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਡੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ लगातार आसा पासा वट रही आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मार्केट कमेटी सुल्तानपुर लोधी पुजे हैं। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां हरियाणा सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, टीडीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने हुड्डा की लगभग 1000 गज सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे पर पीला पंजा चलाया है, जहां कथित तौर पर डेयरी का संचालन हो रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत 36 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल भोंडसी जेल में बंद है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार एक अपराधियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अपराधियों के द्वारा जो भी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं या अपराध से कोई पैसा कमा करके कोई संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, इसी कैंपेन के तहत आज ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है ये की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली कौशल चौधरी नामी जो क्रिमिनल है, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में है और आगे भी उम्मीद है कि वो लंबे समय तक अभी जेल में ही रहेगा। गुरुग्राम में सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी मिलकर जो काम कर सकती है इसके ऊपर करे। डीसीपी क्राइम की तरफ से ये चेकिंग की गई है कि कहाँ कहाँ पर जो लोकल बड़े गैंगस्टर या लोकल माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि सेफ एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, वो कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़खड़, एसडीएम मयंक भारद्वाज सहित अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान सफाई व्यवस्था और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और कई मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब देश और प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना और 33% का जो दिया है ये आने वाले भविष्य में देश को दिशा देगा और सारे मजबूत होंगे। और जो फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार सूचना मिलने पर वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की भी अपील की है। अगली खबर अंबाला से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग मोहड़ा के पास बाइक और कंटेनर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली से पंजाब जा रहा बियर के खाली कैन से भरा कंटेनर बाइक को बचाने के प्रयास में उससे टकरा गया और जिससे बाइक से निकले पेट्रोल ने आग पकड़ ली और सीएनजी कंटेनर भी इसकी चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिससे अस्पताल भेजा गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमें 9:51 पे सूचना मिली थी कि बाइक और ट्रक में
आग लगी हुई है। हम मौके पर जैसे ही हमारे को आग लगने के हम मौके पर पहुंचे तो ट्रक में और बाइक में काफ़ी आग थी और सीएनजी का ट्रक होने के कारण हमें आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत लगी। हमें मौके पे दो गाड़ियां मंगा ली थी, जिससे के बाद हमने थोड़ी देर बाद ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। किसी प्रकार का कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिली थी हमें नेशनल हाईवे मोड़ अनाज मंडी के पास एक मोटरसाइकिल और कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के कारण कंटेनर के पिछले टायरों में आग लगी थी, जिसमें बियर की खाली कैन थे। घायल को अस्पताल में पहुंचा दिया है और आग पर काबू पा लिया है। यमुनानगर के जगाधारी अनाज मंडी में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बायोमेट्रिक प्रक्रिया, गेट पास सिस्टम और फसल में नमी जांच व्यवस्था की जांच की है और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि ऑफिशियली मैं मंडी में विजिट करने आया हूँ विधायक के नाते। वैसे मेरी मंडी है, प्राय मैं आता हूँ और अधिकतर आड़ती मेरे परिचित हैं। पहले भी मैं मंडी में आया था, उस दिन जो समस्याएं थी मुझे बताई गई थी, उन समस्याओं की चर्चा 13 अप्रैल को विधायक दल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष की थी और उसमें जो यहाँ के लोगों ने समस्या बताई थी उसका समाधान करने में हम सफल हुए थे। यमुनानगर के जगाधारी स्थित खेड़ा बाजार में देर रात उस समय माहौल गर्मा गया जब पुलिस टीम एक बुलेट मोटरसाइकिल का चालान कर रही थी। इसी दौरान बाइक मालिक अमन मौके पर पहुंचा और पुलिस कर्मियों से बहस करने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मी रणदीप घायल हो गया और उसकी वर्दी भी फट गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमन और उसके चाचा गुरदीप को हिरासत में ले लिया है। दोनों के खिलाफ पुलिस टीम के साथ मारपीट और अभद्रता का मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरा पोता अमन दुकान पे काम करता है अपने चाचे के साथ और उसके चाचे की मोटरसाइकिल बुलेट बाहर खड़ी थी। अंकल जी कितने दुकान है आपके? कपड़े, रेडीमेड कपड़े की दुकान है जी, और वो बाहर खड़ी थी बुलेट, और बुलेट सड़क में होगी तो आपस में पुलिस वाले कहना कि बुलेट किसकी है, और बच्चे ने कह दिया हमारी, हम कर लेते हैं अभी, और उन्हें कहा चलो उठाओ इसका चालान करो, और वो मेरे बच्चे ने अपना कुछ कह कूद दिया आपस में उनको, वो पुलिस वालों के साथ कहा सुनी होगी। हमको समय करीब 8:30 बजे मैं और 7 कर्मचारियों के साथ जगाधरी बाजार के अंदर बाबा के नगर समीप गश्त पर थे। रास्ते में बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिस पर हमने आसपास में पूछा कि मोटरसाइकिल किसकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस मोटरसाइकिल के बारे में बोला नहीं। जिस पर हमने चालान मशीन के साथ बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करते हुए नंबर देखने के लिए उसको चेक करने की शुरुआत की। एक नौजवान लड़का सामने से आया और उसमें आते ही समय एसपीओ जो रणदीप सिंह थे उसकी आपने चालान मशीन थी। अंबाला में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने स्वजनगणना प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 से स्वजनगणना पोर्टल शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक इसे पूरा किया जा सकता है। उपायुक्त ने स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जनगणना कर लोगों को प्रेरित किया है और कहा कि ये पहली बार डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक निम्न वेबसाइट पर जाकर अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी आसानी से भर सकते हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह समय रहते इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपना योगदान सुनिश्चित करें। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अम्बाला सिटी, उसके साथ साथ 2 ग्राम पंचायतों में सरपंच का इलेक्शन है और 21 पंच का हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। जो चुनाव होना है वो 10 तारीख को 10 मई को होना है और 13 तारीख को वहाँ पे उनकी गिनती होनी है। इसके रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसकी एक कॉपी मैंने प्रोवाइड भी कर दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो सभी की बेहतरी के लिए होता है
और उसको फॉलो करें। सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मीटिंग भी कर रहे होंगे आगामी दिनों में। अगली खबर रोहतक से है, जहां पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित होने वाले चौथे रिसर्च कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने सुश्रुत ऑडिटोरियम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉन्क्लेव के दौरान आने वाले विशेषज्ञों और युवा शोधकर्ताओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। आयोजन प्रभारी डॉक्टर पुष्पा दहिया ने कॉन्क्लेव में एम्स दिल्ली, ICMR, निमहंस और टाटा IISc आदि संस्थानों के विख्यात प्राध्यापक और विशिष्ट रिसर्चर शामिल होने पहुंच रहे हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए केन इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।